कि हमारी पहेलियों का उत्तर देना इतना आसान भी नहीं है। अपना मस्तक झुक और हार स्वीकार कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वर्षों की प्रतिष्ठा इस बुद्धि युद्ध की बलि चढ़ जाए। पंडित रामाकृष्ण जी। अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपका अंजलि माइकल सीजा योडी सांता आपके लिए हाजिर हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि रोबोट 2 के बारे में। आपको सुन के कुछ जो रजनीकांत की फ़ैन है और अक्षय कुमार की फ़ैन है, उनको सुन के बड़ा दुख हो रहा है कि आज मैं उनके लिए बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज मैं रोबोट 2.0 को रोस्ट करने वाली हूँ। तो मैं पर्सनली रोबोट 2.0 का फ़ैन थी, लेकिन और ट्रेलर के लिए बस इंतज़ार ही कर रही थी। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि मैं रोबोट 2.0 को रोस्ट करने वाली हूँ? इसके बारे में आप बात जानना चाहें तो मेरी कंप्लीट फुल ड्यूरेशन देख लीजिए। मैं ज़्यादातर देखती हूँ आप लोग बीच में ही वीडियो छोड़कर जाते हो, क्योंकि ड्यूरेशन का लेंथ बड़ा है इसलिए। लेकिन आज ड्यूरेशन का लेंथ बड़ा होगा ही। तो चलिए आज मैं शुरू करने वाली हूँ। ऐसे पॉइंट मैंने 20 पॉइंट ऐसे नोटिस की है, 20 नहीं शायद, हाँ 19 पॉइंट ऐसे नोटिस की है जो इस मूवी को रोस्ट करने के लायक है। तो अगर अगर आप वीडियो को पसंद आए हो तो लाइक कर पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आप को वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और बस और कुछ नहीं, सब्सक्राइब करना चाहे तो कर सकते हैं। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है नीला असिस्टेंट ऑफ डॉक्टर वसीकरण। तो शुरुआत में ऐसा हो गया कि डॉक्टर वसीकरण के लैब में कई स्टूडेंट्स आ गए हैं। तो इनमें से 3 लड़का है, सॉरी 2 लड़का है और 2 लड़कियां हैं। तो एक लड़का लड़की से को फ्लर्ट करने के शौक बड़ा है। तो दरवाज़ा खुलते ही एक लड़की आती है जो डॉक्टर वसीकरण की असिस्टेंट है। तो उनको कहा जा रहा था कि हम साइंस कॉलेज की स्टूडेंट हैं, तो वसीकरण से हमने अपॉइंटमेंट ली है। तो डॉक्टर नीला तो उस असिस्टेंट ने उनको अंदर आने की इजाज़त दे दी। तो एक लड़का जो जिनको फ्लर्ट करने का बहुत शौक था, वो असिस्टेंट के नाम पूछते हैं तो पता चलता है उनका नाम नीला। तो उसके बाद उसके तुरंत बाद ही वो लड़का नीला को फ्लर्ट करना शुरू करते जाते हैं।
नीला पीला, आसमान नीला, पानी भी नीला, दिल ले लूं, दिल दे लूं, तुम्हारा फोन नंबर, ऐसे कहते ऐसे इस तरह से फ्लर्टिंग करके अंदर तक घुस जाते हैं। तो उसके बाद डॉक्टर वशीकरण आते हैं। तो वशीकरण जब अपनी नई रोबोट्स को प्रोजेक्ट करना चाहती है, तो उसके बाद पता चलता है जो डॉक्टर वशीकरण की असिस्टेंट जो है नीला है, वो कोई इंसान नहीं, बल्कि वो खुद एक रोबोट्स है। और वो वही रोबोट्स है जिनके बारे में जिक्र करते हुए स्टूडेंट्स ने अपॉइंटमेंट ली है। तो उस लड़का जिनको फ्लर्ट करने का बहुत बड़ा शौक था, वो भाई उनका दिल टूट गया और खड़े के खड़े रह गए कि मैं इतनी देर से एक फीमेल रोबोट से फ्लर्ट कर रहा था। तो भाई पहली बात तो रोबोट 2.1 के पहले जो रोबोट सीरियल्स की जो पहली रोबोट सीक्वेंस की जो पहली मूवी है रोबोट, उनको जब देख रही हूँ तो उनके बारे में हमें समझ गई है कि ये डॉक्टर वसीकरण की लैब है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ असिस्टेंट के रूप से अचानक रोबोट खड़े हो सकते हैं। तो कौन सी रोबोट कहाँ कब आकर प्रकट हो डॉक्टर वसीकरण की लैबोरेटरी में कौन सी रोबोट कब कहाँ से प्रकट हो जाए, ये कुछ भी नहीं कह सकता। तो और वो लड़का नीला नाम की रोबोट्स को फ्लर्ट करना था। भाई सेलफोन भाई स्क्रिप्टिंग करने की भी एक हद होती है। ओके, खैर अब मैं दूसरे पॉइंट में बात करूंगी। तो लैबोरेटरी से निकलने के बाद वो लड़का किसी और लड़की या फिर अपनी सहेली से को फ्लर्ट करने लगा था, और वो भी अपनी फोन पे, और वो भी सेल फोन पे। तो अचानक सेल फोन उड़ने लगा और उड़कर कहीं और जाकर बस गया। और इतने में ही चेन्नई में जितने सारे सेल फोन सब्सक्राइबर्स थे, उनका सेल फोन भी अचानक उड़ने लगा। और तो और जो सेल फोन की जो शोरूम है, तो ओके, सेल फोन की जो शोरूम है वो भी अचानक उड़ने गायब होने लगी। तो वो भी अचानक उड़ने लगी। तो एक और किसी और ताकत के जर पे सेल फोन उड़ने लगा। तो यहाँ पे सेल फोन लोकेशन तो उड़ने के कुछ देर बाद सेल फोन लोकेशन की सारे सेल फोन लोकेशन की जो ट्रैकिंग थी वो सिग्नल खो दी है। तो कहीं आसपास में जाकर उन्होंने अपना सिग्नल खोया है। तो सिग्नल खोना था तो पहले नहीं खो सकते। तो खैर, ये तो थी पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 दोनों में बात कर चुकी हूँ। अब मैं बात करूंगी पॉइंट नंबर 4। सेल फोन खरीदने के लिए
सेल फोन के जो डीलर्स थे उन्होंने कई जगह पे बात की है और रात में अपने घर आए, लेकिन अचानक वही सेल फोन उनके घर में प्रकट होने लगे जो सेल फोन सब्सक्राइबर के हाथों से छूट रही थी और उसका सिग्नल भी लॉस हो गए थे। तो अचानक छूटने के बाद तो यह वहाँ पे प्रकट होने के बाद मोबाइल टेक्नोलॉजी का सारे सेलफोन चिड़िया की तरह बात करने लगे, मतलब कहीं से भी हैकिंग हो रहे हैं। तो वो सेलफोन अचानक उस डीलर के मुंह में घुस गए हैं और रेडिएशन से डिस्ट्रॉय कर दी है। मैं आपको बता दूं, और अगली बात पता चलता है कि सेलफोन रेडिएशन की सेलफोन की रेडिएशन से लो इंसान डिस्ट्रॉय हो जा इंसान उस करे मोबाइल का डीलर वफात पा ली है या यूँ को मारे गए हैं। तो भाई जब सेलफोन को पता, लेकिन गौर करने वाली बात है कि उन डीलर को अचानक कल आने लगा, मतलब सिग्नल उस वक्त एक्टिव था। जब सिग्नल उस वक्त एक्टिव था तो उसके बारे में जिक्र तक क्यों नहीं हुई। ओके, पॉइंट नंबर 5, मिलियंस ऑफ सेल फोन कॉम्बिनेशन एज बर्ड। तो मोबाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डीलर की मौत को पता चलने के बाद डॉक्टर वसीकरण को ये ख्याल आया कि मोबाइल से किसी को कत्ल किया जा रहा है। तो मोबाइल सेट को ही कैसे किसी को कत्ल किया जा रहा है। तो सेलफोन उस वक्त अपनी पुरानी सेलफोन जो बाबा आदम जमाने के सेलफोन से अपनी बीबी साना को से बात करने लगी। तो अचानक फ्लाइंग किस देने ही वाला था, अचानक वो भी उड़ गए, लेकिन उस वक्त मोबाइल में ट्रैक की गई थी, इसलिए ये तो यहाँ पे ट्रैक करते करते एक खाल में पहुँच गए थे। तो एक तालाब में पहुँच गए थे और वह जगह सिग्नल आउट ऑफ डेट हो गए थे। तो उसके बाद पता चला कि सेलफोन जो मिलियंस की सेलफोन जो है वो चिड़िया की तरह उड़ने लगे। उसके बाद चिड़िया की एक पंख पैरों की शेप लेकर सेलफोन की जो नेटवर्क का टावर है वो भी तोड़ना शुरू कर दी है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि दुनिया में 4 फोर्स काम करते हैं: ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ माइक्रो पांचवी शक्ति के बारे में पता चलने लगा, रिसर्च कर रहे हैं। तो उस वक्त रिसर्च क्यों कर रहे हैं इसके बारे में बात किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 6 जो है, हाँ, तो सेल फोन्स जो है एक एक करके नेटवर्क कंपनी के मालिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे लोगों को मारने लगा है। पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर को मारा, उसके बाद
सेल फोन की व्यापार शुरू करने के लिए मिलिट्री खड़े हुए, उन मिलिट्री को भी मारा। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेटवर्क से रिलेटेड जो भी इंसान शामिल होगा उसे भी मार दिए जाएगा। हाँ, जब हाँ, तो 5 नंबर पे आता है, ये बात किसी को क्यों नहीं पता थी। और छठी बात के बारे में बात करें तो ह्यूज फोर्स के खिलाफ एक ह्यूज फोर्स के खिलाफ एक कार्रवाई अच्छी सही कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की। वहाँ पे एक बात सही थी कि जब अनहोनी को कुछ हो जाता है, हम इसको खुदा या फिर खुदा ने किया या फिर टेररिस्ट ने किया, ये कहकर चला लेते हैं। है, है। तो सही फैसला क्यों, जब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रिलेटेड पर्सन है तो आपने सही फैसला क्यों नहीं ली, ये बारे में ये हमें बहुत दिक्कत होती है। पॉइंट नंबर 7, डिबेट टू रिलीज चिट्ठी। ओके, तो डिबेट तो चिट्ठी को रिलीज करने के लिए जो डिबेट पीएम के सामने एक मीटिंग रखी थी। तो यहाँ पे जिक्र पांचवी शक्ति यानी कि 5th फोर्स का जिक्र किया गया है। और वो 5th फोर्स क्या है किसी को नहीं पता, और मिलिट्री भी नहीं कर पाए होंगे। ये प्रिडिक्शन डॉक्टर वसीकरण ने दी थी। उसका सोल्यूशन उन्होंने निकाला कि चिट्ठी को म्यूजियम से बाहर निकाला होगा। लेकिन तभी धीरेन्द्र बोरा ने डिबेट शुरू कर दी है कि चिट्ठी बैन किया गया था, और सब दुनिया के सारे लोगों को पता है कि चिट्ठी से किस तरह से तबाही मची थी, कितने लोग मारे गए थे। लेकिन डिबेट ने धीरेन्द्र बोरा ये बात खुलासा नहीं की थी कि चिट्ठी किसके परवरिश में आके दुनिया में तबाही मचा दी थी। और अरे तो यहाँ पे चिट्ठी तो उसके बारे में सब पता है। तो उसके बाद धीरेन्द्र बोरा ने ये कहा कि डॉक्टर वसीकरण खूनी चिट्ठी को म्यूजियम से बाहर लेकर उसकी मार्केटिंग करना चाहता है। लेकिन डॉक्टर वसीकरण ने ये नहीं बताया, खुलासा किया कि चिट्ठी को इस दुनिया में तबाही मचाने लायक रोबोट में तब्दील करने के पीछे धीरेन्द्र बोरा की अब्बा हुजूर धर्मेंद्र प्रोफेसर बोरा क्या इंटेंशन की थी। प्रोफेसर बोरा ने आतंकवाद फैलाने के लिए चिट्ठी को यूज किया गया था, इसके बारे में वसीकरण ने कोई बात ही नहीं की। उसके बाद बहस शुरू हो गई थी कि चिट्ठी एक रोबोट्स है, तो वो कंट्रोल में रहेगा, इसका क्या गारंटी है।
हो सकता है वो कंट्रोल खो चुका हो चिट्ठी नहीं कोई और सोचो, लेकिन वही सीएम बाद में चिट्ठी को रिलीज करने का सोचा। तो भाई जब सही फैसला ली है तो आप पहले नहीं ले सकते, बाद में लेने की क्या मतलब थी। ओके, पॉइंट नंबर 8, Bart trying to rescue itself from positive frequency rays। तो हुआ यूं है कि चिट्टी हाँ तो हुआ यूं है कि चिट्ठी को रिलीज कर दी गई है और उसके बाद पहले सेलफोन को चुराया गया। अब सेलफोन के इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड पर्सन को कत्ल कर दिया। अब जो मोबाइल सेलफोन यूज करते हैं वो सब्सक्राइबर्स को भी कत्ल करने की कोशिश में लगे रहे थे, और वो भी पक्षी के रूप में। तो चिट्टी ने आके उन इंसानों को बचाया, और चिट्टी उनसे लड़ ही रहा था, तब अचानक चिट्टी की बैटरी खत्म होने लगी। तो जब चिट्टी लैंडिंग की है तो उसके आसपास स्पेस पुराना स्पेस रिसर्च सेंटर पड़े, वहाँ जाकर उनका बैटरी चार्ज होने लगी। लेकिन तभी अचानक उनको ये पता चला कि उनको ख़त्म करने के लिए वो पक्षी जो कि सेलफोन के बनाए हुए पक्षी, उन्होंने एक जाल में आगे फंस के जो दिखाई नहीं देते, और उनसे बचने के लिए ही जी चार लगा के कोशिश किए थे। तो थोड़ी सी फंसे थे इसलिए बच गए, पूरे फंसते तो मार ही जाते। तो यहाँ पे तो उसके बाद अपने आप को रेस्क्यू करने आगे हैं, और उसके बाद उन पक्षी के बारे में पूरी की पूरी डिटेल्स चिट्ठी ने सबमिट कर दी। तो उसके बारे में चिट्ठी और वसीकरण और नीला इन तीनों मिलकर जब रिसर्च की है तो पता चला कि वहाँ पे जो सैटेलाइट से जो रेस निकलती थी वो स्पेस रिसर्च के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो रिसर्च टेक्नीशियन का ये मानना है कि हो सकता है कि दुनिया में ऐसे कई सारे नेगेटिव शक्तियाँ हमारी रेस को पकड़ ले, इसलिए हम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डेवलप की थी, तो ताकि स्टेप पॉजिटिव शक्तियों को समझ सके। लेकिन यहाँ पे इन पॉजिटिव शक्तियों को फ्रीक्वेंसी कैसे पैदा हुई इसके बारे में इनका कोई जिक्र ही नहीं थी। मैं आपको थोड़ी सी क्लू देती हूँ। ये पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज जो है वो ये पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज जो है वो ज़्यादातर नेगेटिव एक वेव फ्रॉम को नेगेटिव क्लिपर के अंदर गुजरनी पड़ी थी, ताकि उस रेप की सिर्फ पॉजिटिव फॉर्म हमें दिखाई देने लगे और हमें पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज मिले, ताकि दुनिया के सिर्फ पॉजिटिव शक्तियों को समझ में आते होंगे। जो जिनको नेगेटिव क्लिपिंग क्या है पता नहीं, उनके लिए मैं बताता हूँ। ये नेगेटिव क्लिपिंग ऐसे एक क्लिपिंग सिस्टम है जो पूरी वेव फॉर्म की स्टेप पॉजिटिव
नेगेटिव पार्ट को क्लिक करके हटा देते हैं। तो इसके बारे में मैं पूरी डिटेल्स में बात करूँगी, लेकिन वो एजुकेशनल चैनल्स पे है। तो ये आज के लिए बस इतना ही कि यह पॉजिटिव ये क्लिपिंग की वजह से पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई है। तो ये उसके बाद क्या, उसके पॉइंट नंबर 9, ह्यूमन ऑरा थ्योरी डिक्लोज। तो उनके स्पेस रिसर्च सेंटर पे के आके तो पॉजिटिव तो उनके न्यूट्रलाइजेशन के बारे में जब वसीकरण को पूछा गया था, तब चिट्ठी ने बताया था कि उन सेलफोन को कंट्रोल करने वाले कोई नेगेटिव ऑरा हो, जिन नेगेटिव फ्रीक्वेंसी हो, जिनका आप जिस्म और वो किसी मनुष्य की हो, जिनका आप जिस्म नहीं सिर्फ ऑरा वास्ते हैं। तो ऑरा तो ऑरा जो है मनुष्य की जिस्म में लगे हुए एक न्यूट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है, जो वो एक लेयर की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे उसको लेयर की तरह काम, जिंदा इंसान की ऑरा पॉजिटिवली चार्ज होती है, और जो मरे हुए होते हैं उसका ऑरा नेगेटिवली चार्ज होती है। तो जिंदा ऑरा की जिंदा इंसान का जो ऑरा है वो है पॉजिटिव। जिंदा इंसान का जो ऑरा है वो है ओके, जिंदा इंसान का जो ऑरा है वो है माइक्रो प्रोटॉन प्लस, और जो मरे हुए आत्माओं की जो ऑरा है वो माइक्रो प्रोटॉन माइनस। तो उसे हम उन पर अब अगर माइक्रो प्रोटॉन प्लस रिलीज कर दिए जाए तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वाह! तो इनके लिए MC बाजिंदीता एक बात कहना चाहती है। चलो बात करके देखते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे इंसान तो पागल है कि इतने दिन से इन मरे हुए लाशों को चिता जलाया जाता है, और इसमें जब बात करूँगी, जब इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलाइजेशन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक न्यूट्रलाइजेशन माइक्रो प्रोटॉन न्यूट्रलाइजेशन के जरिए इंसान की जो आत्मा को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, तो फिर चीता में आग लगाने का मतलब क्या है? एनर्जी पॉइंट में आ गई। क्या तो आगे बढ़ती हूँ। तो यहाँ पे आगे पढ़ो तो उससे यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 10, जब चिट्ठी नेगेटिव माइक्रो प्रोटॉन माइनस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, तब उसे पक्षी राजन मिलता है, दिखाई देती है, और पक्षी राजन को कहना है पक्षी ने ऐलान कर दी है कि वो इंसानों के खिलाफ जंग लड़ रहा है। तो इंसानों के खिलाफ जब जंग ही लड़ रहे हो तो इंसान की आत्मा ही तो लो ना, इंसान की ऑरा ही तो लो ना। सॉरी, इंसान के खिलाफ जंग लेते हैं
तो इंसान की ऑरा क्यों इस्तेमाल करते हैं? तुम जब जिंदा थे तब भी तुम इंसान ही तो थे, तो फिर इंसान के खिलाफ तुम्हारी जान के क्यों हुई? ये तो क्या तुम्हारे पास जवाब है? ओके, पॉइंट नंबर 11, पक्षी राजन क्लेम दैट ह्यूमन यूजिंग सेल फोन टू किल बर्ड। यानी कि पक्षी राजन ओके, पक्षी राजन का जो कहना है कि उनको पक्षी से बहुत लगाव था। हाँ, बल्कि पक्षी ने बचपन में उनकी जिंदगी रक्षा की है। तो पक्षी का कहना है कि पक्षी इंसानों से ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि पक्षियों के खाना है कीट पतंगे, यानी कि इंसेक्ट। तो इंसेक्ट लोग जो यानी कि कीड़े मकड़े अगर पक्षी ना रहे तो इंसान के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेंगे, क्योंकि इन कीड़े मकड़ों की तादाद पक्षी से भी 100 गुना ज़्यादा है। इसलिए इंसानों को जिंदा रहना है तो पक्षियों को जिंदा रहना होगा। तो ठीक है, पक्षियों को जिंदा रहना होगा, तो ठीक है। लेकिन हम जो रोटियां की खेती होती है, या फिर गम की खेती, या फिर धानों की खेती हम करते आए हैं, तो वहाँ पे पक्षियाँ नहीं आती, लेकिन वहाँ पे तो कीड़े मकोड़े तो जरूर होते हैं। तो वहाँ पे आप अपना पक्षी वाले थ्योरी को क्यों इस्तेमाल नहीं की? और यहाँ पे वहाँ पे आप पक्षी वाले थ्योरी को क्यों इस्तेमाल नहीं की? और अगर इस्तेमाल भी करते तो क्या फायदा? पक्षी तो धानों की खेत की जड़ में तो नहीं उड़कर धानों की खेत में जड़ में तो नहीं जाएगा, सीधे धानों की खेती के जो टॉप पॉइंट है, जिससे हमको खाने का चाल मिलता है, वो खाने लगते हैं। तो पक्षी है, तो हम जो धान का चाल खाते हैं, गांव की रोटियां खाते हैं, ये तो भाई पक्षी अगर वहां पे भी आकर गिरे तो हमें तो नामुमकिन सा हो जाएगा मेरे भाई। खैर, आगे बढ़ती हूँ कि पक्षियों की गिनती लगातार कम होती रहती है। इसका एक वजह है, हम अपनी सेलफोन की जो नेटवर्क का टावर जो है वो आसमानों की ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। तो हमारा सेलफोन्स का हमारा 2G नेटवर्क का सेलफोन्स का जो टावर्स है वो 2D वो सेलफोन का जो टावर्स है वो यहाँ हमें काम करते हैं आए हैं। तो सेलफोन्स का टावर हम इस्तेमाल करें तो उनका क्या फ़ायदा हमें होगा, इसका कोई पता नहीं इनके पास। अगर पता होता तो हम इसके साथ काफ़ी डिसएग्री ही नहीं करते हैं। तो अभी भारत में और बांग्लादेश में 4G का नेटवर्क है, जिनकी डाउनलोड स्पीड नेटवर्क की जो डाउनलोड स्पीड है वो 6 मेगा और ज़्यादा से कम 6 मेगाबाइट पर सेकेंड और ज़्यादा से ज़्यादा 14 मेगाबाइट पर सेकेंड। और जो अपलोड स्पीड है वो कम से कम
0.6 मेगाबाइट पर सेकेंड और ज़्यादा से ज़्यादा 2 मेगाबाइट पर सेकेंड। ये साउथ एशिया में 4G नेटवर्क की जो डाउनलोड स्पीड और आउटपुट स्पीड है वो है। और इनसे पक्षियाँ मारे जा रहे हैं। हाँ, उसके हिसाब से अमेरिका में इंसान जिंदा ही नहीं रहा होगा, क्योंकि अमेरिका में तो जो क्योंकि अमेरिका में जो 3G नेटवर्क होते हैं वहाँ पे डाउनलोड स्पीड 42 Mbps और अपलोड स्पीड है 22 Mbps। जो 4G नेटवर्क पे नॉर्मल LTE टेक्नोलॉजी है वहाँ पे नेटवर्क है वहाँ पे डाउनलोड स्पीड है 150 Mbps और अपलोड स्पीड है 50 Mbps। और LTE एडवांस के बारे में बात करें तो डाउनलोड स्पीड है तो इनका जो डाउनलोड स्पीड वो इनका जो डाउनलोड तो ओके हाँ, तो इनका जो डाउनलोड स्पीड है वो हम 300 Mbps और अपलोड स्पीड है 50 Mbps। और हाल ही में मैंने सुना चाइना में 6G प्रबंध किया जा रहा है, तो उनका डाउनलोड स्पीड है 95 गीगाबाइट पर सेकेंड और अपलोड स्पीड करीब 40 गीगाबाइट पर सेकेंड। तो चाइना में तो इंसान रहता ही नहीं होगा। लेकिन इंसानों की बात करें तो चाइना की पॉपुलेशन जो है वो चाइना की पॉपुलेशन जो है वो साले 150 करोड़ और वो भी वन चाइल्ड वन फैमिली पॉलिसी के अंदर में रहते हुए भी। तो यहाँ पे हम किस तरह और पक्षीराजन का ये कहना रिक्वेस्ट था कि सेल फोन के 10 नेटवर्क में से 8 नेटवर्क जो हाई फ्रीक्वेंसी देते हैं उनको बैन कर दिया जाए और दो नेटवर्क को रहने दिया जाए। तो मेरे ख्याल से वो 2 नेटवर्क टेलीफोन और रिंग 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 वाले टेलीफोन होगा जिसके हम ठीक से मैसेज तो नहीं कर सकते हैं, तो चिल्ला के बात करना पड़ेगा। तो उसमें इंसान की गला दब जाएगा, इंसान बोल नहीं पाएगा। उनका क्या, उनके बारे में तो कोई जिक्र ही तो नहीं है मेरे भाई। क्या ना उनके बारे में तो भाई कोई जिक्र ही तो नहीं है कि है। लेकिन कोर्ट जब सेलफोन्स को लगातार सेलफोन्स इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी तो पक्षीराजन खुदकुशी कर ली और एक हैवान बन गया, हैवान। हाँ, जो प्राइमेट बर्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। तो खैर अब मैं बात करूंगी पॉइंट नंबर 12। डॉक्टर बर्सिकर कमिट मिस्टेक टू इम्प्लीमेंट वन डायरेक्शन न्यूट्रलाइजेशन रे सिस्टम। तो बेसिकली चिट्ठी ने जब उनको पक्षी की कमजोरी को नोटिस किया है, एक कमजोरी को नोट किया है, तो यानी कि पक्षी का ऑरा का कमजोरी का नोटिस किया है,
तो वो नोटिस किया कि वो तीन वो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन रेस की है, लेकिन यहाँ पे 1 डायमेंशन न्यूट्रलाइजेशन रे सिस्टम इम्प्लीमेंट की है। तो उनका यहाँ पे एक बास होना चाहिए और 2 हेलीकॉप्टर्स होना चाहिए। तीनों ओर से माइक्रोप्रोटॉन प्लस न्यूट्रलाइजेशन रेस डाल दिए जाए ताकि आसानी से मारा जा इनको कब्जा किया अरेस्ट किया जा सकता है। ओके, पॉइंट नंबर 13 जो मेरी फेवरेट है। तो फाइनली वसीकर तो उनकी ये कामयाबी देखने के बाद फाइनली ये अनाउंसमेंट की गया है कि वसीकरण की आविष्कार चिट्ठी को सरकार ने मान ली है और मिलिट्री के लिए 500 चिट्ठी एप्लीकेबल की जाए, यानी कि चिट्ठी को बैन करने के लिए धीरेन्द्र बोरा जो लगातार कोशिश करता रहा वो नाकाम हो गए हैं। और जो ऑरा सिस्टम है वो शायद 5वीं फोर्स थी डॉक्टर वसीकरण के हिसाब से। खैर, पॉइंट नंबर 14, डॉक्टर वसीकरण फॉरगॉट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ विथ पॉजिटिव न्यूट्रलाइजेशन जैकेट। तो हुआ ये है कि एक रात में धीरेन्द्र बोरा डॉक्टर वसीकरण के लैब में जाते हैं और पक्षी को डी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो डॉक्टर वसीकरण को पता होगा कि धीरेन्द्र बोरा ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनको पता होगा, डॉक्टर वसीकरण को पता होगा चिट्ठी बैन मूवमेंट की फेलियर में सबसे ज़्यादा दुख धीरेन्द्र बोरा का हो रहा है। लेकिन चिट्ठी को शैतान किसने बनाया, इन पर धीरेन्द्र बोरा का कोई अफसोस नहीं है। तो धीरेन्द्र बोरा डिन्यूट्रलाइज करने के बाद पक्षी राजन चिड़िया सेलफोन्स की बेस में वसीकरण के घर में आता है और आखिर पक्षी राजन डॉक्टर वसीकरण की जिस्म में घुस जाता है। तो डॉक्टर वसीकरण को सबसे पहले अपने जिस्म पे यानी कि अपने घर के आसपास में पॉजिटिव न्यूट्रलाइजेशन रेस की एक प्रोटेक्टर सिस्टम रखना चाहिए था, अब नहीं रखा, इसलिए पक्षी राजन डॉक्टर वसीकरण के जिस्म में आके घुस गए हैं। तो पॉइंट नंबर 15, डॉक्टर वसीकरण किल्ड चिट्टी। डॉक्टर वसीकरण ने डॉक्टर वसीकरण जो है वो अचानक शैतान जो डॉक्टर पक्षी राजन की चंगुल में फंस गए हैं, तो उन्होंने कई उसी लोगों को मारा जो सेलफोन इस्तेमाल करते हो। तो डॉक्टर वसीकरण ने तबाही मचा दी है। चिट्ठी यहाँ पे पहुंच गए हैं और चिट्ठी को पता चला कि डॉक्टर वसीकरण अपनी होशो आवाज में नहीं थे, बल्कि डॉक्टर वसीकरण पक्षी राजन के चंगुल में फंस चुके थे। तो चिट्ठी ने न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, पर उनकी इमोशन में ये आया कि चिट्ठी अगर डॉक्टर वसीकरण पर पॉजिटिव
न्यूट्रलाइजेशन रेस डाल दी है तो डॉक्टर वशीकरण मारे जाएंगे, इसलिए पॉजिटिव न्यूट्रलाइजेशन रेस नहीं डाली। और जिसका फायदा उठाकर डॉक्टर वशीकरण, मेरा मतलब डॉक्टर वशीकरण के जिसम में बस चुके पक्षी राजन ने चिट्ठी को डिस्ट्रॉय कर दी है। यहाँ पे चिट्ठी की गलती ये थी कि उसी वक्त पॉजिटिव न्यूट्रलाइजेशन रेस डाल देना चाहिए था ताकि हाँ, और डॉक्टर वशीकरण जो है वो उनका ऑरा माइक्रोप्रोडोन प्लस है और सिर्फ माइक्रोप्रोडोन माइनस को ही न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अगर बख्शी राजन को न्यूट्रलाइज की हो तो तब भी डॉक्टर वशीकरण जिंदा ही रहेगा। लेकिन चिट्ठी का ये मानना है कि डॉक्टर अगर पॉजिटिव न्यूट्रलाइजेशन रेस डाल दी तो शायद वशीकरण भी मारे जाए। खैर ये चिट्ठी की गलती थी। पॉइंट नंबर 16, चिट्ठी फील हॉर्नी। बोला भाई ये तो हैंडल का कौन करने के अंदर घुस गई। खैर अब बात ये है कि चिट्ठी है नीला को पहले से इंट्रोडक्शन किया जाता है कि चिट्ठी 2.0 वर्जन 2.0 को फिर से एक्टिवेट करें तो उसके लिए रेड चिप को फिर से बाहर निकाला होगा। हाँ, जो पहले प्रोफेसर वोरा ने इम्प्लीमेंट करके चिट्ठी को शैतान बना दिया था। तो इस बार नीला भी ये इम्प्लीमेंट की थी, लेकिन इस बार ऐसा सिस्टम बनाया ताकि चिट्ठी जब शैतान बने तो सिर्फ पक्षी राजन को ही कत्ल करने के लिए शैतान बने। तो उस वक्त अपने शैतान चिट्ठी 2.0 जब अपने आप को देख रहा था तो नीला को देखकर हॉर्नी फील हुई थी। भाई नीला देखकर हॉर्नी फील मत हो यार। क्या ना अगला पॉइंट ये है कि पक्षी राजन बिट्रेड धीरेन्द्र बोरा। तो तो आप हुआ यूं है कि धीरेन्द्र बोरा ओके पक्षी राजन बिट्रेड धीरेन्द्र बोरा। आप हुआ यूं है कि पक्षी राजन एक फुटबॉल मैदान में आगे है और सारे सेलफोन सब्सक्राइबर्स को सेलफोन रेडिएशन के जरिए कत्ल करने की कोशिश की और डेमो चुना धीरेन्द्र बोरा को। और धीरेन्द्र बोरा ये कहा कि मैंने तुम्हें आज़ाद किया तो मुझे तो छोड़ दो। तो पक्षी राजन का ये कहना है कि तो क्या हुआ, तुम भी तो सेलफोन उपभोक्ता ही तो हो, यानी कि सेलफोन सब्सक्राइबर। तो जब धीरेन्द्र बोरा को पता था कि अब पक्षी राजन सिर्फ और सिर्फ सेलफोन सब्सक्राइबर्स को कत्ल करने के मकसद से है, उन्हें ये पता कि उन्हीं में से एक सेलफोन सब्सक्राइबर उनकी रक्षा करता हो या फिर नहीं। तो धीरेन्द्र बोरा ये समझना चाहिए था, अपने मतलब के लिए एक शैतान को जगा दिया है। खैर पॉइंट नंबर 30, चिट्ठी लेटली एक्टिवेटेड छोटू माइक्रोबॉट्स वर्जन 3.0। तो हुआ यूं है कि उसी वक्त चिट्ठी 2.0 आकर हाजिर हो जाता है और यहाँ पे 2.0 है। तो
चिट्टी 2.0 और पक्षी राजन की भी काफ़ी फाइट हुई थी। तो चिट्टी 2.0 थक चुका होता है और कुछ देर बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उससे पहले माइक्रोबॉट्स वर्जन 3.0 एक्टिवेट किया। तो माइक्रोबॉट्स वर्जन 3.0 को और पक्षी राजन की दूसरी कमजोरी के बारे में पता चला। तो हाँ, जो है खुद पक्षी। तो पक्षी उसके बाद चिट्टी 2.0 और छोटू 3.0 मिलकर उस न्यूक्लियर स्पेस सेंटर्स की बीचों बीच आकर पक्षी राजन को फंसा दिया और पक्षी राजन मारे गए। तो जब पक्षी राजन को मारना था तो पहले छोटू माइक्रोबॉट वर्जन 3.0 इम्प्लीमेंट करना सही नहीं था। खैर, पॉइंट नंबर 19 जो आखिरी पॉइंट है, डॉक्टर वसीकरण रिक्वेस्ट टू डिक्रीज रेडिएशन एंड नेटवर्क टू सेव बर्थ। आप डॉक्टर वसीकरण भी पक्षी लोगों को बचाने के लिए नेटवर्क और रेडिएशन को घटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई आप अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी कहो कि अमेरिका की प्रेसिडेंट और चाइना की प्रेसिडेंट को भी कहो कि ऐसा करें। हाँ, क्योंकि साउथ एशिया की नेटवर्क पे अगर सिर्फ पक्षी मारे जा रहे हैं तो अब तक अमेरिका और चाइना के नेटवर्क पे इंसान को ही जिंदा रहना नहीं चाहिए था। क्या आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा लोगों को, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और दुख गम बांटने से कम हो जाती है। तो खैर, आपके लिए हानुका के लिए आपके लिए शुभकामनाएं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। يا ساري